Hello everyone, this is Aditya Jha from Vidya Mandir classes, and today we are here to discuss JEE Advanced Paper 2 Physics section. So let's start it. Okay. So this was the very first question. This was an interesting question from electromagnetic induction, EMI, and this should come in category moderate to difficult. So you have to be careful while solving this. इसको solve करते समय you have to be careful. तो इसमें क्या दिया है? Here we have a wire frame जो v velocity से नीचे आ रहा है और इस region में, in this region you have what we have? We have a magnetic field, permanent magnetic field. इस region में एक permanent magnetic field है. तो कैसे कैसे जैसे जैसे ये वायर फ्रेम अंदर जाएगा उसके बेसिस पे क्या होगा कि इसमें इंडक्शन होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा. तो वी हैव 4 ग्राफ्स एंड वी हैव टू डिसाइड कि कौन सा वेरिएशन सही से बताया गया है. तो देखो कॉमन सेंस की बात है कि जैसे जैसे अब आगे बढ़ोगे, ठीक है, नेक्स्ट इंस्टेंट पे क्या होगा, ये ऐसे करके ऐसे गया तो थोड़ा सा अंदर गया, ठीक है, फिर इसके बाद वाला इंस्टेंट पे आओगे ये थोड़ा और अंदर जाएगा, ठीक है, इसके बाद वाले इंस्टेंट पे आओगे तो थोड़ा और अंदर जाएगा, ठीक है, और एक इंस्टेंट ऐसा आ जाएगा जब ये ऐसे होगा और पूरा एल नीचे आ गया होगा, ऐसा कुछ हो गया होगा, ठीक है. तो क्या देख रहे हैं कि एल जब तक एल तक नहीं, ये लेंथ जो है एल नीचे नहीं आ जाए तब तक तो इंडक्शन हो रहा है और इंडक्शन बढ़ रहा है, ठीक है. तो निगेटिव डायरेक्शन में सारे ग्राफ निगेटिव से शुरू किए हैं क्योंकि माइनस डी फाई बाई डी टी होता है, तो इंडक्शन बढ़ रहा है टिल एक्स इज इक्वल टू एल. उसके बाद क्या होगा, इसके अगले इंस्टेंट पे क्या हो रहा होगा कि थोड़ा सा नीचे चला जाएगा ये. तो ए पार्ट ऑफ द फ्लक्स दैट वाज एसोसिएटेड विद दिस वुड बी डिक्रीजिंग, घटने लगेगा, तो इसलिए घटना चाहिए. तो अब देखते हैं यार, देखो ये भी यहां भी घट रहा है एल के बाद, यहां भी घट रहा है, यहां भी घट रहा है, तीनों जगह घट रहा है. ये वाला हट गया क्योंकि कंटिन्यूअस कर्व है, ये वाला हट जाएगा, तो दिस ऑप्शन गेट्स एलिमिनेटेड. अब बच गया अपने पास 3 ऑप्शन. इन 3 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, तो देखते हैं कि इन 3 ऑप्शन में से कौन सा सही होता है. देखते हैं. अब देखो यहां पे क्या है, इन दो में बीच में कहीं 0 हो रहा है और ये 12 पे मैक्सिमम हो रहा है. तो यार एक खास बात तो है कि 12 का मतलब क्या हुआ, मैं यहां थोड़ा सा कंजेस्टेड हो रहा है, मैं यहां बताता हूं कि 12 का मतलब क्या हुआ. 12 का मतलब हुआ, अगर आप देखिए तो 12 का मतलब हुआ कि ये तो परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड की जगह थी और अपना जो मूव करके जो आने वाला जो था वो यहां आ चुका है भाई, यहां आ चुका है. तो इस इंस्टेंट पे डी फाई बाई डी टी का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा क्योंकि मैक्सिमम फ्लक्स का चेंज हो रहा होगा 12 पे. जब ये पूरा पहले क्या था, ऊपर था, ऊपर से पूरा नीचे आया है, तो डी फाई बाई डी टी यहां पे इस इंस्टेंट पे मैक्सिमम होगा. तो थोड़ा तो आइडिया हो रहा है कि ये वाला जो है यहां पे क्लियर पता चल रहा है कि भाई यहां पे मैक्सिमम होने का चांस है, यहां पे ये वाले पॉइंट पे. तो मेरे को तो थोड़ा इंट्यूशन आ रहा है ये होगा, लेकिन और वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है. ये देखते हैं कि बीच में 0 आ रहा है और यहां पे 0 3l/2 पे दिया है, यहां पे 0 2l पे दिया है, जो कि ऑब्वियसली गलत हो गया क्योंकि 12 पे तो मैं मैक्सिमम बोल रहा हूं. तो 3l/2 पे 0 होगा या नहीं होगा वो चेक करते हैं. तो उसको समझने के लिए कि 3l/2 पे 0 होगा या नहीं होगा, उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक बार बना लेते हैं कि परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड वाला जो रीजन था उसको मैं लेट से ऐसे बना लेता हूं, ठीक है. ये परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड था इस रीजन में, ठीक है, और यहां मैं आप जो 3l/2 मूव किए हो वो वाला पार्ट बना रहा हूं. तो 3l/2 नहीं मूव करते हैं, अगर आपने l मूव किए हो तो आप क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा आप ऐसे आ जाओगे, यहां ऐसे हो जाता और बीच में इस तरह से बन जाता, लेकिन थोड़ा सा और नीचे आओ, बस थोड़ा नीचे आओ, ठीक है, जस्ट कम स्लाइटली डाउन. दिस इज नॉट 3l/2. 3l/2 वाला लोकेशन में थोड़ा ड्रॉ कर दूं, देखो ऐसा होगा कुछ, 3l/2 वाला ऐसा होगा, 3l/2 वाला ये होगा 3l/2 इसके एकदम बीच में.
तो ये 3L/2 से पहले वाला पोजीशन है, थोड़ा पहले वाला। तो इसमें जब ये नीचे आ रहा होगा, व्हेन दिस विल बी कमिंग डाउनवर्ड, तो v डाउनवर्ड, b आउट ऑफ द प्लेन, v क्रॉस b डॉट dl जब करोगे तो ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल बन जाएगा, ये निगेटिव बन जाएगा। अब यहां पे जब देखिएगा तो इसका प्रोजेक्शन जब यहां लीजिएगा, ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है यहां से यहां तक, इसमें भी इंडक्शन होगा, इसका प्रोजेक्शन ले ले हॉरिजेंटल में, तो v नीचे ही जा रहा है, v क्रॉस b डॉट dl, यानी ये वाला पॉजिटिव, ये वाला निगेटिव पार्ट। इसी तरह से यहां पे आएंगे तो ये पॉजिटिव और इसका प्रोजेक्शन ये वाला निगेटिव, तो ये दोनों सीरीज में हो गए, ये जुड़ेंगे, ये वाले और ये ऊपर वाला, ये वाला और ये वाला एक इंस्टेंट पे आकर के जीरो हो रहा होगा, तो बीच में जीरो होगा, ठीक है। और वो 3L/2 पे जीरो नहीं होगा, क्योंकि 3L/2 पे फिर लेंथ इक्वल नहीं होंगे बैटरी। तो ये देख के लग रहा है, क्लियर पता चल रहा है कि अपना जो आंसर होगा पहले का वो ये हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट। तो इसको बहुत आसानी से कंक्लूड किया जा सकता था। You need not to had to do so much of calculation. Another way could have been write the expression, ठीक है, और उसके बाद चेक करो, वो भी कर सकते थे। तो ऐसे भी कंक्लूड हो जा रहा है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग फ्रॉम ग्रेविटेशन। ये ग्रेविटेशन का एक प्रॉब्लम है, तो ग्रेविटेशन का ये मॉडरेट कैटेगरी में आएगा, ठीक है। ग्रेविटेशन का प्रॉब्लम है एंड दिस वुड कम इन मॉडरेट कैटेगरी, मॉडरेट, ठीक है, डिफिकल्टी। इसमें क्या दिया हुआ है कि अपने पास एक मास था, ठीक है, कैपिटल एम एक फिक्स्ड मास है, ठीक है, बड़ा सा है, इसके अराउंड एक स्मॉल एम मास घूम रहा है, ठीक है, और कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली लग रहा है। तो जी एम अपॉन आर स्क्वायर ये फोर्स है, एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल टू गिव इट अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड सम वेलोसिटी v नॉट, ठीक है। अभी मान लो कि v नॉट वेलोसिटी से कुछ जा रहा है, तो ये हो जाएगा m v नॉट स्क्वायर बाय r, ठीक है। तो इससे m गेट्स कैंसल्ड, r एक कैंसिल हो जा रहा है, तो v नॉट की वैल्यू क्या आ गई? अंडर रूट gm बाय r, अंडर रूट gm बाय r। तो ये वेलोसिटी पता चल गई, ठीक है। लेकिन अपने पास एक और सिचुएशन दिया है जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा एक और सेंट्रल फोर्स, एक्स्ट्रा फोर्स आ गई है। वो एक्स्ट्रा फोर्स कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं? तो देखो यहां पे ये वैल्यू दी गई है तुमको एनर्जी की, Vc इज इक्वल टू Vc एज ए फंक्शन ऑफ R इज इक्वल टू m अल्फा R क्यूब। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस डेल Vc बाय dr विल बी इक्वल टू, तुम्हारे पास आ जाएगा 3m अल्फा r टू द पावर 4, माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा, एक माइनस आया था, ये आ जाएगा एक्सप्रेशन। तो इन एडिशन टू दिस फोर्स you will have an extra force which will be responsible to give centripetal acceleration। तो अब हम अगर एक्सप्रेशन नया वाला लिखे तो अब इस केस में क्या होगा? यहां पे सेंट्रल मास m और यहां स्मॉल m पे एक फोर्स आ रहा है, ठीक है। और ये फोर्स क्या, कौन कौन से फोर्स आ रहे हैं? एक फोर्स हो गया तुम्हारे पास 3m अल्फा r टू द पावर 4 प्लस gmm by r square, and this is not responsible to give it some velocity v1 to go in circle। तो अब मैं एक्सप्रेशन अगर लिखूं तो फोर्स का तो क्या हो जाएगा? 3m अल्फा r टू द पावर 4 प्लस gmm बाय r स्क्वायर इज इक्वल टू m v1 स्क्वायर अपॉन r, ठीक है। तो ये m कैन बी कैंसल्ड थ्रू आउट, ठीक है, एक r हटा दो तो ये r बच गया और यहां पे r क्यूब बच गया। तो v1 की वैल्यू जो आ जाएगी, v1 की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास? रूट में आ जाएगी भाई, रूट में वैल्यू आ गई, कितनी आई? यहां पे 3 अल्फा अपॉन r क्यूब और यहां आया प्लस gm बाय r, ठीक है। तो ये v1 की वैल्यू आई। अब अपने को टाइम पीरियड पूछा हुआ है, तो पहले केस में टाइम पीरियड क्या था दोस्त? 2 पाई r अपॉन v नॉट, वो आ जाएगा t नॉट इनिशियल टाइम पीरियड, ठीक है। दूसरे बार में क्या हो जाएगा?
दूसरे बार में हो गया 2 पाई, रेडियस तो वही रखने के लिए बोला है, 2 पाई आर अपॉन V1, ठीक है, इज इक्वल टू T1, ठीक है। अब ये दोनों टर्म निकल गए। अब आपसे ये इसकी वैल्यू पूछी है, तो ये आप सब्स्टिट्यूट कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए, तो परहैप्स यू विल बी गेटिंग दिस एज आंसर। सो दिस इज द आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो दिस वुड कम इन इजी कैटेगरी ओनली, ठीक। मॉडरेट कहते, थोड़ा कैलकुलेशन है तो मॉडरेट ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अपने पास अगला क्वेश्चन है समथिंग फ्रॉम एक्सरेज। तो एक्सरे में थोड़ा पहले देख लेते हैं कि एक्सरे का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, ठीक है। तो ये जो है यहां पे कुछ ऐसा ग्राफ हुआ। तो ये यहां ये जो होता है यहां पे आपके पास इसको कहते हैं के अल्फा लाइन, ये के बीटा लाइन, ठीक है। और मान लीजिए कि ये आपका हो गया कट ऑफ वेवलेंथ, दिस इज कट ऑफ वेवलेंथ, ठीक है, ठीक है, ओके, कट ऑफ वेवलेंथ हो गया। तो आपको एक इंफॉर्मेशन बोला है, एक्सरे निकल रहा है किसी टारगेट मेटल से, और जिस टारगेट मेटल से निकल रहा है उसमें जेड की वैल्यू 46 दी हुई है। तो के अल्फा के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है उसको लेट्स कॉल के अल्फा के करस्पॉन्डिंग जो जेड इज इक्वल टू, फॉर जेड इज इक्वल टू 46 का एनालिसिस अगर करें, फॉर जेड इज इक्वल टू 46 का एनालिसिस करें, तो इसके लिए लैम्डा अल्फा बोल देते हैं करस्पॉन्डिंग टू Z46। तो लेमडा अल्फा मान लिया मैंने, ठीक है, लेमडा अल्फा मान लिया, ठीक है, कि अल्फा के करस्पॉन्डिंग जो होगा एक्सरेज निकलेगा उसको लेमडा अल्फा मान लिया। तो अगर मैं एक्सप्रेशन लिखूं तो क्या हो जाएगा, 46 का स्क्वायर इंटू 13.6 ब्रैकेट 1 माइनस 1/4, दिस वुड बी द एनर्जी एसोसिएटेड टू के अल्फा and that should be equal to hc by lambda alpha, ठीक है। तो अब lambda अल्फा की वैल्यू अगर हम लोग निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा दोस्त, lambda अल्फा की वैल्यू हो जाएगी hc by 46 का स्क्वायर इंटू 13.6, और ये हो जाएगा 4 माइनस 1 3/4, और 3/4 का 3 आया नीचे, 4 गया ऊपर, दिस विल बी y अल्फा। अब बस y अल्फा के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बात किसके बारे में भी कर रहे हैं, कट ऑफ वेवलेंथ। अब कट ऑफ वेवलेंथ क्या होता है, व्हेन द इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन लूजेज ऑल इट्स एनर्जी, ठीक है। तो उसी समय जो टोटल एनर्जी का एक ही बार में लॉस हो गया तो वो कट ऑफ वेवलेंथ को करस्पॉन्ड करता है। तो मान लो जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन थी उसकी एनर्जी यहीं पे बना देता हूं, ई नॉट थी, इंसिडेंट एनर्जी ई नॉट थी। तो ई नॉट इज इक्वल टू एच सी बाई कट ऑफ वेवलेंथ को y सफिक्स c लिख देते, कट ऑफ वेवलेंथ को c लिख देते। तो अपने को क्या पता चल गया कि yc की वैल्यू क्या है, yc की वैल्यू आई hc बाई ई नॉट, hc बाई ई नॉट आ गई। तो अपने पास एक एक्सप्रेशन ये बैठ गया, एक एक्सप्रेशन ये बैठ गया, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, बोल रखा है सवाल में कि द रेशियो आर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ के अल्फा, यानी y अल्फा बाई yc, बोल रखा क्या है, y अल्फा बाई वाई सी लेमडा सी इज इक्वल टू 2, इज इक्वल टू 2 बोल रखा है। और ये रेशियो क्या होगा, इसको अगर मैं एक बार लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, एच सी इंटू 4 अपॉन 46 का स्क्वायर इंटू 13.6 इंटू 3, ये हो गया। और yc के लिए क्या लिखेंगे, hc अपॉन ई नॉट। तो hc आ गया नीचे, ई नॉट आ गया ऊपर, ठीक है। hc विल गेट कैंसल्ड, तो फ्रॉम हेयर वी गेट ई नॉट, ई नॉट की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 2 इंटू 46 का स्क्वायर इंटू 13.6 इंटू 3/4, तो ई नॉट की वैल्यू आ गई। तो जो इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट है टू कॉज एक्सरेज इमिशन, ठीक है, उसका एनर्जी अपने को मिल गया। अब क्या बोला जा रहा है भाई, यही रेशियो आप बताओ अलग एलिमेंट के लिए जिसका Z इज इक्वल टू 41 है। तो Z इज इक्वल टू 41 है तो क्या होगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे एक्सप्रेशन अपने को लिखना था y अल्फा, जो अब अपने को सॉल्व करना है
उसके लिए मैं यही लिख देता हूं क्योंकि डाटा अपने पास यहाँ है। अब नए वाले इसके लिए लिखना है, ये वाले के लिए, तो वाई अल्फा न्यू मान लेते हैं, वाई अल्फा बाई लेमडा अल्फा अपॉन लेमडा कट ऑफ न्यू, जो नए वाले के लिए है जिसमें z इज इक्वल टू 41 है, उसमें क्या हो जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा दोस्त, उसमें हो जाएगा एच सी इंटू 4 अपॉन 41 का स्क्वायर इंटू 13.6 इंटू 3, और यहां पे क्या आ जाएगा ई नॉट अपॉन एच सी। तो ई नॉट की वैल्यू दोस्त यहां निकाल चुके हम, तो ई नॉट की वैल्यू हम यहां डालते हैं 2 इंटू 46 का स्क्वायर इंटू 13.6 इंटू 3 बाई 4, ठीक है, अपॉन एच सी। अब ये वाला कैलकुलेशन करना है, तो भाई एच सी चला गया, ये 4 गया, ठीक है, ये 3 गया, ये 13.6 गया, तो मोटा मोटा क्या बच गया 46 बाई 41 का होल स्क्वायर इंटू 2। तो अब ये देखो ये 1.2 के आसपास आएगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या 2.53 आ जाता है, तो दिस विल बी द आंसर, ठीक है। तो इट्स ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा था लेकिन ठीक था सवाल, मतलब कि देयर वाज नो रॉकेट साइंस और इट वाज नॉट अ डिफरेंट प्रॉब्लम कि कॉम्प्लिकेटेड था, थोड़ा कैलकुलेशन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देयर इज समथिंग फ्रॉम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है, दिस इज फ्रॉम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। करंट ये भी भाई मॉडरेट में ले लो, मॉडरेट है ये भी, ठीक है। अब इसका क्या है कि ये क्या है कि यहां पे एक परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड दिया है, ये एक रिंग था, कैसे था रिंग, ऐसे करके ऐसे गया, इधर से इधर चला गया, इधर से इधर चला गया, ठीक है। अब यहां पे परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड दिए हैं, ग्रेविटी लग रही है, करंट अगर पास करा दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण टॉर्क आ जाएगा, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि टॉर्क जो है when current I is passed through the loop turns about line PQ by an angle theta, किसी एंगल थीटा पे टर्न आउट करके रह गया। तो चलो यार वो मान लिए कि वो कहीं यहां है, ठीक है। अब मैं ये जो यहां पे कुछ लूप बना देता हूं कि ऐसे करके वो लूप है, ठीक है। अब यहां से मैं देख लेता हूं mg दोस्त नीचे आएगी, ठीक है, और ये होगा डायरेक्शन कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट का, वो रिंग का मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा ना एम वेक्टर, वो कुछ यहां आएगा। मैग्नेटिक फील्ड भाई यहां है दोस्त, ठीक है। ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा दोस्त, ठीक है। अब टॉर्क एम का एक्सप्रेशन बताओ क्या होगा, एम इज इक्वल टू पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू आई, यही होगा मैग्नेटिक मूवमेंट। अब मैग्नेटिक मूवमेंट अगर यही हुआ तो उसके बाद जो है टॉर्क को क्या लिखेंगे, टॉर्क टो इज इक्वल टू मैग्नेटिक मूवमेंट का जो टॉर्क है एम क्रॉस बी लिखोगे दोस्त, एम क्रॉस बी लिखेंगे, तो एम क्रॉस बी लिखेंगे तो पाई आर स्क्वायर आई इंटू बी साइन थीटा, तो कॉस थीटा हो जाएगा ना, 90 माइनस थीटा है तो बी कॉस थीटा, ठीक है। इसको कौन बैलेंस कर रहा है, आर वाला, ये mg का टॉर्क, तो टॉर्क कौन बैलेंस कर रहा है, तो टॉर्क बैलेंस का इक्वेशन लिख दो, पाई आर स्क्वायर आई बी कॉस थीटा इज इक्वल टू आपके पास आर एम जी साइन थीटा, ठीक है। बहुत स्मूथ सा सुंदर सा एक्सप्रेशन आ गया, आर कट जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू पाई आर, ठीक है, पाई आर आई बी नॉट अपॉन एम जी, ये आ जाएगा, और ये है अपना ऑप्शन ए। तो ये तो कहो कि आसानी से जल्दी से बन भी गया है, ठीक है, थोड़ा बस सिचुएशन समझने की देर थी, बाकी बन गया है। तो मैं मॉडरेट बोला हूं, इसको इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में रख लो। नेक्स्ट मूव करते हैं अपन। अब है अपने पास एक और सिचुएशन जहां पे अपने पास एक सेल है, ठीक है, ये सेल है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दे रखी है, और इससे किसी हाइट आर पे अपने पास एक डाइपोल दे रखा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली, और ये जो है थीटा एंगल बहुत छोटा सा दिया हुआ है, तो ये सेल जो है ये ऑब्वियसली फील्ड बनाएगा।
अब क्या होता है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल क्या कोशिश करता है, एक तो जहां पे फील्ड की मैग्नीट्यूड ज्यादा होती है उधर मूव करने की कोशिश करता है, तो फील्ड एज ए होल वुड ट्राई टू मूव डाउनवर्ड, ठीक है, वो मूव करना चाहेगा डाउनवर्ड। लेकिन अगर अपने को मोशन किस तरफ हो रहा है उसके बारे में नहीं पूछा है, पूछा क्या है यहां पे कि इसका रोटेशन कैसा होगा। तो आपको पता है कि जब एक फील्ड में कोई अगर डाइपोल रखा होता है तो वो जहां फील्ड की मैग्नीट्यूड ज्यादा होती है उस डायरेक्शन में वो मूव करता है जो होल ट्रांसलेशन, और रोटेट ऐसे करता है कि वो अलाइन हो जाए पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, वो अलाइन हो जाए। तो ये सिचुएशन है, दिस इज व्हाट वी हैव टू डील विथ। तो इसको करते हैं, तो इसको ऑप्शन से कर लेते हैं यार। द डाइपोल विल अंडरगो स्मॉल ऑसिलेशन एट एनी फाइनाइट वैल्यू ऑफ आर। तो यार ऑसिलेशन एनी फाइनाइट वैल्यू कुड हैव बीन, ये वाला अगर देखो तो कुड हैव बीन आर लेस देन कैपिटल आर। तो आर लेस देन कैपिटल आर में ई जीरो होगा, तो कौन ऑसिलेट करवाएगा, कोई नहीं। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया दोस्त, ये गलत हो गया। अब बी है डाइपोल विल अंडरगो स्मॉल ऑसिलेशन एट एनी फाइनाइट वैल्यू, यस इंडीड इट विल गो अ फाइनाइट ऑसिलेशन। अब वो देख लेते हैं फाइनाइट ऑसिलेशन में क्या होगा। यहां पे जो इस पे टॉर्क जो आता है टो इज इक्वल टू क्या होगा, पी क्रॉस ई होगा, ठीक है। तो टॉर्क की वैल्यू लिख लेते हैं, और वो टॉर्क जो है इसको इधर मोड़ोगे तो ये पैरेलल लाने की कोशिश करेगा, ये ऐसे है तो ऐसे मुड़ेगा। तो अगर एक्सप्रेशन में लिखूं तो पी नॉट इंटू ई को क्या लिखोगे दोस्त, तो ई को मैं देखो ब्रैकेट में लिख रहा हूं, सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये हो गया चार्ज, और उसको एक के से मल्टीप्लाई करो, के क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये हो गया फील्ड, ठीक है दोस्त। यहां आ जाएगा साइन थीटा में थीटा स्मॉल दिया हुआ है तो इसको थीटा ले लो, प्लस आई अल्फा इज इक्वल टू 0। ये देखो एकदम से एक्सप्रेशन बन गया एसएचएम का, ठीक है। अब एसएचएम का एक्सप्रेशन बन गया तो अल्फा इज इक्वल टू पी नॉट इंटू, आई मीन यहां पे थोड़ा ये अल्फा इज इक्वल टू नहीं, अल्फा प्लस पी नॉट सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर के थीटा बाय आर स्क्वायर आई। तो ये आपको ये टर्म जो है, ये वाला जो टर्म है ये क्या हो गया दोस्त, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब आपको टाइम पीरियड जो होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई/ओमेगा होता है, ठीक है। तो अब इसमें अलग अलग वैल्यूज के लिए आर के लिए आप ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हो। तो सी ऑप्शन मैच नहीं करता है, ठीक है, डी ऑप्शन मैच कर जाता है इस वैल्यू के लिए, आप चेक कर सकते हो वैल्यू पुट करके। और दूसरी बात क्या है, द डाइपोल विल अंडरगो स्मॉल ऑसिलेशन एट any finite value r greater than capital R. This also hold good, we have just calculated, तो ये ऑसिलेशन करेगा। तो बी और डी हो गए करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। तो ये जो सवाल था वो था इलेक्ट्रोस्टैट का मॉडरेट कैटेगरी में। क्यों मॉडरेट, तो ये क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मॉडरेट कैटेगरी का सवाल हो जाएगा। दिस विल बी ए क्वेश्चन ऑफ मॉडरेट कैटेगरी। मॉडरेट ये इसलिए रखा क्योंकि इसमें थोड़ा सोचना था, विजुअलाइज करना था, ठीक है। ऐसे सिचुएशन मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं करते रहते हैं, ठीक है, तो इसीलिए ये सोचना था। और बाकी पढ़ते तो हैं हम लोग, थ्योरी पढ़ते हैं डाइपोल के बारे में कि फील्ड में क्या होगा कैसे होगा, और ये प्रैक्टिकल एक सिचुएशन दे दिया, तो इसलिए इसको मॉडरेट कैटेगरी में। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। तो ये एक सवाल है जो फ्लूइड मैकेनिक्स के कैटेगरी में मैं अगर डाल दूं, फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। तो ये फ्लूइड मैकेनिक्स का एक सवाल है, दैट विल बी मॉडरेट टू डिफिकल्ट। व्हाई डिफिकल्ट, बिकॉज दिस इज लेंदी। मॉडरेट टू डिफिकल्ट, व्हाई, बिकॉज ये थोड़ा लेंदी जा रहा है, थोड़ा लंबा है, इसके ऑप्शन जो है इटसेल्फ में सारे जो है लंबे लंबे बन रहे हैं। तो एक टेबल टेनिस बॉल है, ठीक है, जिसका रेडियस दे रखा है, मास दे रखा है, इट इज स्लोली पुश्ड ऑन ए स्विमिंग पूल। कितने दूर तक पुश करते हैं, इतने दूर तक पुश करते हैं, बिलो द वाटर सरफेस, देन रिलीज फ्रॉम रेस्ट, इट इमर्जेस फ्रॉम द वाटर सरफेस विद ए स्पीड इतना, विदाउट गेटिंग वेट भी नहीं हो रहा है कि कुछ मास का चेंज या कुछ विस्कस फोर्स लग रहा है, एंड राइजेज अप टू अ हाइट कैपिटल H, which of the following options is are correct।
तो इसको अब बताते हैं यार, वेट नहीं हो रहा है और विस्कस फोर्स भी दे रखा है, तो विस्कस फोर्स को कहीं आगे जरूर यूज किया होगा क्वेश्चन में। तो चलो आगे देखते हैं कि क्या करना है। पहले तो वर्क डन इन पुशिंग द बॉल टू अ डेप्थ डी। तो पहले तो देखते हैं कि बॉल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो क्या क्या लग रहा होगा। तो एक तो इस पे mg लग रहा होगा और एक लग रहा होगा बुएंट फोर्स, एफ बुएंट। ठीक है, अब बुएंट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी भाई, तो वेट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो वॉल्यूम अगर देखें तो वॉल्यूम इसका कितना है 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर जो है 3 × 9 = 27/8 और 10⁻⁻⁶ 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम हो गई। अब वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, तो वेट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो बुएंसी को अगर मैं लिखूं तो बुएंसी को लिखने में हमको क्या करना पड़ेगा, यहां 9 आया, यहां 2 आया, तो 9/2 इंटू 10⁻⁻�6 और इंटू जो है डेंसिटी वाटर की 10⁻³ इंटू जी। तो अगर मोटा मोटा देखो तो मास जो है, मास कितना दिया हुआ है, यहाँ एक पाई भी है, पाई में छोड़ दिया था। ठीक है, तो ये दिया हुआ है, तो ये कितना है, दिस इज नथिंग बट 9/2 टाइम्स ऑफ mg है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना ऊपर फोर्स लग रहा है 9/2 mg। ठीक है, ये फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना हो गया इस पे 9/2 mg माइनस mg, दिस इज इक्वल टू 7/2 mg। ये हो गया नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में ये हो गया। अब क्या बोला है वर्क डन, भाई वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी 7/2 mg इंटू डी। डी कितना है, डी दे रखा है यहाँ पे 0.7। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाता है 0.077 जूल एग्जैक्टली। तो दिस इज करेक्ट पार्ट। ठीक है, ये करेक्ट है। फिर इफ वी नेग्लेक्ट विस्कस फोर्स इन वाटर देन स्पीड। तो स्पीड अगर निकालना है तो वर्क डन अगर पता है अपने को, तो वर्क डन W इज इक्वल टू हाफ mv²। तो v इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ W अपॉन m का रूट ओवर, इसको सॉल्व करके 7 मीटर पर सेकेंड भी आ जाता है। ठीक है, वैल्यूज डालना है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। अब बोला है इफ वी नेग्लेक्ट द विस्कस फोर्स इन वाटर देन द हाइट कैपिटल H इज इक्वल टू, तो कितना हाइट तक ऊपर जाएगा, तो पानी के सरफेस से जब ऊपर जाएगा तो वो कितना जाएगा v²/2g जाएगा। तो यार v² क्या है 7 था, तो कितना हो गया 49/2 इंटू 10, तो कितना हो गया ये हो गया कुछ 2.45 के आसपास हो जाएगा। तो ये 1.4 दिया हुआ है, तो ये तो गलत हो गया भाई। अब एक और ऑप्शन बोला है द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स एक्सक्लूडिंग द विस्कस फोर्स टू द मैक्सिमम विस्कस फोर्स इन वाटर इज। यानी आपसे क्या पूछा गया है कि विस्कस फोर्स और जो मैक्सिमम नेट फोर्स था, तो मैक्सिमम नेट फोर्स अदर देन विस्कस फोर्स, नेट फोर्स अदर देन विस्कस, अदर देन विस्कस, तो कितना हो रहा है, ये भाई है 7/2 mg। ठीक है, और विस्कस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, विस्कस फोर्स की F विस्कस का मैक्सिमम वैल्यू अगर बोला जाए तो वो हो जाएगा 6 पाई ईटा VR। अब देखो ईटा का वैल्यू गिवन है, V मैक्सिमम लेना है तो क्या लेंगे 7 मीटर पर सेकेंड, और R दिया हुआ है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो पुराना वाला जो ऑप्शन है इसको जब देखिएगा रेशियो वेशियो लीजिएगा तो ये भी करेक्ट आ जाएगा, 500/9 आता है। तो ये थोड़ा लेंदी है, इसलिए मॉडरेट टू डिफिकल्ट कैटेगरी में जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अपने पास एक सिचुएशन है जहां पे क्या हो रहा है कि आयंस ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, और ये परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है। तो आयंस जो है ऐसे ऐसे करके जाएंगे और ये इसमें डिटेक्टर पड़ा हुआ है और यहां ये टक्कर करेंगे। ठीक है,
तो ये बेसिकली जो ये वाला लेंथ है वो क्या हो रहा है, 2 टाइम्स ऑफ आर रेडियस हो रहा है, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस आर हो रहा है। तो अपन देख लेते हैं कि ये जो अपने को बार बार क्या बोला है कि अगर ये आयन जो है, पहले तो एक और बात ध्यान रख रहा है, सिंगली आयनाइज है तो हमेशा जो है चार्ज जो है 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ही है। तो द वैल्यू ऑफ x फॉर H प्लस, तो x की वैल्यू पूछी है कि कहां जाकर के ये डिटेक्टर को हिट करेगा फॉर H प्लस। तो पहले तो देख लेते हैं कि क्या होता है रेडियस। तो रेडियस इज इक्वल टू mv बाई बी क्यू होता है भाई, ठीक है। अब mv जो है p स्क्वायर बाई 2m इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी दैट इज q इंटू वी, वेयर v इज ये जो पोटेंशियल जिससे एक्सेलरेट किया गया है सवाल में, ठीक है। तो अब जो है आपका p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p की वैल्यू आ जाएगी q कैपिटल V इंटू 2m, ठीक है, का रूट ओवर, ये हो जाएगा। अब ये आ गया, अब ये वैल्यू अगर r में सब्स्टिट्यूट करो तो r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, mv के जगह पे डाल दिए हम 2m q कैपिटल V अपॉन बी क्यू। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, तो इसको जब सॉल्व करिएगा तो कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करके अपने पास आ रहा है q हट जाएगा और यहां पे हो जाएगा 2m, ठीक है। q के जगह पे q के जगह पे q तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा क्योंकि ऊपर भी q है नीचे भी q है, और v आएगा इसका अंडर रूट और इंटू 1/b। इसको जब सॉल्व करते हैं, वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन के लिए हम +1 ले लेंगे, ठीक है, या कोई भी अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग लेते हैं, v की वैल्यू ले लेंगे और 2 की वैल्यू ले लेंगे, चार्ज है तो ये बेसिकली इस फॉर्म में आ जाता है, रेडियस इज इक्वल टू आ जाता है 2 अंडर रूट m, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो रेडियस अंडर रूट m आ जाएगा, ठीक है, वेयर m इज द मास। तो जब हाइड्रोजन की बात करिएगा तो हाइड्रोजन के लिए मास 1 यूनिट हो जाएगा, तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस विल बी 2। अब रेडियस 2 तो ये जो है डायमीटर होना है, तो डायमीटर d इज इक्वल टू 2 इंटू 2 दैट इज 4। तो पहला तो ये सही हो गया। फिर एक ऐसे एटम के लिए बात कर रहे हैं जहां पे एटॉमिक मास 144 है, उसके लिए x की वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, फिर जो है r इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट m, m कितना है 144, तो 144 को रूट में डालें तो 12 हो गया, 12 दूना 24 हो गया, ठीक है। अब 24 अपने को पता चल गया, तो 24 का दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा 48, ठीक है, दिस विल बिकम 48। तो दूसरा भी सही है। अब तीसरा क्या बोला है, फॉर डिटेक्टिंग आयंस विथ 1 से 196 द मिनिमम हाइट x1 माइनस, यानी इसका डायलेक्ट ये जो डिटेक्टर है उसका मिनिमम हाइट कितना होना चाहिए, इन्होंने 55 बोला है, तो 1 और 196 के लिए, तो 1 के लिए क्या होना चाहिए, तो r देख लो भाई, 1 के लिए होता तुम्हारा 2 इंटू 1 दैट इज 2 का दुगना, d की वैल्यू इसमें होती 4, और जब होगा 196 तो 2 इंटू 196, तो ये होगा 14 दूना 28, 28 का डबल करोगे तो 56, तो डिफरेंस लो तो 56 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 52, तो यहां 52 आना चाहिए, इन्होंने 55 दिया है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। द मिनिमम विड्थ ऑफ W of the region of the magnetic field for detecting AM is equal to 196 is 56, 56 बोल रखा है। अब देखो अपने को 56 तो आया था लेकिन वो डायमीटर आया था, और जब ये ऐसे करके जाएगा तो मैक्सिमम ऐसे करके जाए, तो ये वाला लेंथ जो है रेडियस, तो ये तो रेडियस के बराबर होना चाहिए, तो 56 नहीं, इसको 28 होना चाहिए था, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा, यहाँ 28 होना चाहिए था तब सही होता, ठीक है, क्योंकि उसको रेडियस के बराबर होना था। तो ये था, तो दिस विल बी अगेन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, एंड क्योंकि काफी ज्यादा करना था चीजें तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट के कैटेगरी में ये भी आएगा, ठीक है, this too will come to moderate to difficult category. Let's move to the next part. नेक्स्ट पार्ट करते हैं क्वेश्चन का।
The dimension of a cone are measured using a scale with least count of 2 mm. The diameter of the base and the height are both measured to be 20 centimeter. The maximum percentage error in the determination of volume. तो ये तो बेटा एरर का सवाल है, और ये एरर का सवाल जो है इजी आ गया. कन्वेंशनली जो जेई में आते हैं थोड़े अच्छे अच्छे आते थे एरर के सवाल लास्ट में, लेकिन ये थोड़ा इजी सा आ गया. तो वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई आर क्यूब इंटू एच, यही होता है. ठीक है. अब dv बाई वी अगर पढ़ोगे तो क्या हो रहा है बेसिकली, ये 3 नहीं सॉरी पाई आर क्यूब मैंने लिख दिया, ये पाई आर स्क्वायर होगा ना, यहां पाई आर स्क्वायर होगा, तो इसको सही कर देते हैं. तो यहां हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू एच. तो ये हो जाएगा तुम्हारा, इसको भी इरेज करना पड़ेगा, ये हो जाएगा तुम्हारा जब डिफरेंशिएट करोगे तो 2 dr अपॉन आर प्लस dh अपॉन एच, परसेंटेज जब करना होगा तो यही हो जाएगा dh अपॉन एच, और इस दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड तो परसेंटेज आ जाएगा. परसेंटेज क्या होगा एरर, ठीक है, ये आ जाएगा. तो अगर हम पहले दोनों की वैल्यू सेम है तो dh बाई एच देख लेते हैं. dh बाई एच अगर करोगे तो 0.2 अपॉन 20 इंटू 100 अगर करोगे तो ये 1% हो गया. इसी तरह जब इसका करोगे तो ये 2% हो जाएगा. तो 2% प्लस 1% इज इक्वल टू 3%. ठीक है, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा. तो ये तो इजी कैटेगरी में ही सवाल था. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. अब जो है अपने पास समथिंग फ्रॉम काइनेमेटिक्स आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम. ठीक है, तो काइनेमेटिक्स का एक सवाल है लॉन्ग लॉन्ग टाइम पे. तो इसमें क्या दिया हुआ है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा बस कुछ करने की कोशिश की गई है लेकिन कुछ कर तो नहीं पाए यहाँ. ठीक ना, यहाँ पे एक वेलोसिटी दिया हुआ है लेट्स से v0, और यहाँ प्रोजेक्ट किया गया है v1 से. ठीक है, इन्होंने जो एंगल दिया हुआ है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. तो ये एंगल जो है पहले केस में 45 है. ठीक है, और ये वाला एंगल हो जाएगा 135. तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये हो गया 45. अब ये बोल रहा है ये दोनों कहीं ऊपर जाकर के हवा में टक्कर करते हैं. तो हवा में अगर टक्कर करते हैं तो वो कहीं भी टक्कर करे, लेट से यहां टक्कर कर रहा है, तो since they have been fired simultaneously they will reach to a particular height at the same time. एक ही टाइम पे वो मैक्सिमम हाइट पे कहीं पहुंचेंगे जहां टक्कर कर रहे होंगे. तो उनकी वर्टिकल वेलोसिटी सेम होनी चाहिए. तो वर्टिकल वेलोसिटी सेम होने का मतलब हुआ v0 sin 45 is equal to v1 sin 45. This implies v0 is equal to v1. ये हो गया, एक चीज तो आ गई v0 is equal to v1. तो इसमें टाइम कितना लगेगा कोलिजन में भाई, तो टाइम कितना, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अप्रोच क्या है, सेपरेशन है l डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगेगा. तो भाई दोनों की वेलोसिटी तो v ही है, तो 2v0 cos 45 यानी 1/√2. तो ये हो गया भाई t0, और ये हो गया दोस्त l/√2 v0. ठीक है, ये बन के आ गया. अब देखते हैं कि अपने पास दूसरे सिचुएशन में क्या बोला है. दूसरे सिचुएशन में प्रोजेक्ट किया है ऐसे v0 से, और यहां प्रोजेक्ट किया कुछ v1 से. ये एंगल उन्होंने क्या दिया है, ये एंगल उन्होंने 180 - 30 यानी 150 डिग्री दिया है. तो ये वाला 30 डिग्री और ये वाला 60 डिग्री दिया है. फिर इसमें कहीं यहां टक्कर हो रहा है, तो दोनों की हाइट साइमल्टेनियसली सेम होनी है. तो वर्टिकल में दे शुड रीच सेम पॉइंट at same time, so they should have same vertical velocity, that is v0 sin 60 is equal to v sin 30. ठीक है, तो अपने को ये पता चल गया v0 sin 60 is √3/2 is equal to v into half. तो ये सॉल्व कर लेते हैं. तो इससे आ गया v की वैल्यू v is equal to √3v0, ये आ गई. ठीक है, v की वैल्यू कितनी हो गई, √3v0. अब अपने को ये भी बताना है कि भाई कितना टाइम लगा इस केस में. तो इस केस में भी सेपरेशन तो दोस्त l ही था, और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना हो जाएगा दोस्त,
वी नॉट कॉस 60 प्लस वी कॉस 30। तो v क्या है, √3v0 एंड कॉस 30 को ऐसे लिख देते हैं दोस्त। ठीक है, तो अब इससे देखो ये t1 है, ये टाइम t1 आया, तो ये कितना हो गया, ये हो गया L अपॉन v0 इंटू हाफ प्लस कॉस 30 इज v0 कॉस 30 √3/2 होगा, तो 3v0/2 और यहाँ v0, तो ये क्या हो गया भाई, L/2v0 हो गया। ठीक है, अब इनका रेशियो लीजिए और उसको स्क्वायर कीजिए, तो ये तो 2 आ गया, देख लो दिख रहा है साफ साफ, तो बन गया ये। तो दिस वुड कम काइनेमेटिक्स जो है, और ये किस कैटेगरी में आएगा, इजी टू मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो ये वाला भी हो गया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब अपने पास समथिंग फ्रॉम गॉस लॉ अगेन, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, और ये भी क्या है, मॉडरेट कैटेगरी में है, क्योंकि सॉलिड एंगल हम लोग रोज रोज नहीं कर रहे होते, जो लोग कर रहे हैं उनके लिए आसान है। तो अब क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि अगर ये एक सिलेंडर है, सिलेंडर का ये सेंटर है और इससे जो वर्टिकल एंगल है वो थीटा है, प्लेन वर्टिकल एंगल थीटा है, तो जो कर्व्ड सरफेस है उससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है उसको फाई बोल दिया पहले बार। जब 60 डिग्री होगा 30, पहले शुरू में 30 बोला था, हाँ 30 बोला था, बाद में बोल दिया 60 है, तो नया फ्लक्स क्या होगा ये पूछा है। तो पहले फ्लक्स किसी चार्ज के लिए क्या होता है, Q/ε0 होता है दोस्त, Q/ε0 होता है। ठीक है, तो इस सरफेस से कितना जाएगा, तो इस सरफेस टोटल फ्लक्स माइनस जो ये प्लेन सरफेस से जा रहा है वो कर लेते हैं, तो फाई की वैल्यू जो है ये हो जाएगी Q/ε0 माइनस Q/ε0 इंटू 4π, ठीक है, इंटू 2π 1 माइनस कॉस 30 डिग्री multiplied by 2 for 2 surfaces. This will be the flux. ठीक है, this will be the flux that will be associated with the curved surface. ठीक है, अब ये हो गया। अब दूसरे केस में क्या होगा, ये फाई था, अब नया फाई प्राइम आ गया। फाई प्राइम क्या हो जाएगा भाई, Q/ε0। ठीक है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है, तो ये हो गया Q/ε0 माइनस Q/ε0 4π 2π 1 माइनस कॉस 60 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई 2। अब इन दोनों में रिलेशन लेना है, इसको सॉल्व कर लेना। इसको सॉल्व किया था मैंने, देखा था, तो n की वैल्यू जो है 3 आई थी। बेसिकली 5 प्राइम केम आउट टू बी 5/√3 ये आया था। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आसानी से बन जाएगा। तो इसको मॉडरेट से इजी कैटेगरी, क्योंकि कैलकुलेशन तो बहुत ज्यादा नहीं है इसमें, आसानी से हो जाता। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब समथिंग फ्रॉम ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स, सो वी हैव समथिंग फ्रॉम ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स। अपने पास ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स से एक सवाल है, और ये सवाल जो है मॉडरेट कैटेगरी का है, मॉडरेट कैटेगरी का है। इसमें क्या बोला है कि ये थीटा एंगल बनाओ, दो इक्विलेटरल प्रिज्म दिए हैं और इसमें थीटा पे इंसिडेंट हो रहा है और दूसरा वाला को इससे पलट के रखा है, एकदम चिपका के रखा हुआ है। ठीक है, जैसे कि एकदम एक सिस्टम बन गया है। अब ये बोल रहा है कि यहाँ पे वो थीटा इससे इंसिडेंट हुआ है ताकि यहां से जब निकल रहा है तो डेविएशन मिनिमम हो रहा है। तो कोई बात नहीं है, डेविएशन मिनिमम का मतलब जब क्या हो रहा है कि जब यहां से निकलेगा तो इसके बेस के पैरेलल हो जाएगा, इसके बेस के पैरेलल हो जाएगा, उसके बाद यहां से कुछ ऐसे चला जाएगा, ये हो गया नॉर्मल का डायरेक्शन और वो गया ऐसे। ठीक है, तो कुछ ऐसे गया है। तो अगर मैं ये नॉर्मल अगर बना रहा हूं, ये नॉर्मल, तो ये 60 था, ये 90 था, ये 30 था, तो ये वाला हो गया 30। हो गया कि नहीं दोस्त, 30 हो गया। अब 30 हुआ तो इस प्रिज्म का जो है वो दिया हुआ है म्यू की वैल्यू √3। तो यहां पे अगर हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे, तो यहां पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे स्नेल्स आएगा √3 sin 30 इज इक्वल टू 1 sin
थीटा। थीटा कौन सा एंगल हुआ भाई? थीटा वो एंगल हुआ जिससे ये यहां पे निकला है। ठीक है, अब निकला किस एंगल पे है तो इससे पता चल गया 30 डिग्री √3/2 हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 60 डिग्री। फॉर मिनिमम डेविएशन यहां 60 डिग्री। अब क्योंकि ये पैरेलल टू प्लेन होता है तो ये पूरा सिमेट्रिक हो जाएगा। तो यहां भी जो एंगल आया होगा ऐसे करके, जब वो गया होगा कुछ ऐसे, फिर ऐसे जो गया होगा, तो यहां भी जो नॉर्मल के साथ एंगल बना होगा वो क्या होगा? 60 डिग्री। यहां भी 60 डिग्री बना होगा, तभी तो सिमेट्रिकल होगा दोनों जगह। तो यहां भी 60 डिग्री बना होगा, यानी यहां भी 60 बना होगा, इस वाले पे भी 60 बना होगा, प्रिज्म 1 पे भी 60 ही बना होगा। अब प्रिज्म 1 पे अगर 60 बना है तो ये वाले पे स्नेल्स लॉ लगाओ, ये एयर हो गया। अब 60 डिग्री के लिए ये वाले मीडियम की वैल्यू ले लेते हैं, इसको मान लो हम R1 कह देते हैं। तो ये क्या हो रहा है? √3/2 साइन R1 इज इक्वल टू एयर 1 साइन 60। ठीक है, तो इससे क्या वैल्यू आ रही है दोस्त? इससे आ रही है √3/2, तो रूट तो गया, ठीक है, रूट तो चला जाएगा, तो साइन R1 साइन R1 इज इक्वल टू 1/√2। साइन R1 इज इक्वल टू 1/√2, यानी ये वाली जो एंगल है ये कितनी हो गई? 45 डिग्री। 45 डिग्री होगी। अब प्रिज्म की प्रॉपर्टी क्या होती है दोस्त? क्या होती है प्रॉपर्टी? R1 प्लस R2 इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म, जो कि इस केस में 60 है। तो R2 की वैल्यू कितनी हो गई दोस्त? 15 डिग्री। अब 15 डिग्री को कैसे लिख सकते हो दोस्त? π/12 इज इक्वल टू 15 डिग्री। ठीक है, तो अब इस सरफेस का स्नेल्स लॉ देख लो। इस सरफेस का, तो इस सरफेस पे स्नेल्स लॉ है 1 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू, यहां पे है √3/2 साइन ये वाला एंगल R2 दैट इज इक्वल टू π/12। अब ये देख लो एकदम, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ठीक है, ब्रैकेट में √3/2 साइन π/12। ठीक है, ये आ गया। तो इसको सॉल्व कर लिए, तो इससे पता चल गया यहाँ पे 12 होगा, तो ये 12 हो जाएगा आंसर। ठीक है, एक बार, हाँ 12 हो जाएगा, 15 डिग्री है ना 12, तो इसका आंसर 12 हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मॉडरेट कैटेगरी का था, ये भी बना दिया। नेक्स्ट आगे, हाँ अब आया अपने पास एक सवाल जो है अपने पास फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर जेईई एडवांस, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, और ये भी है मॉडरेट कैटेगरी में, क्योंकि आपसे मल्टीपल चीजें करा रहा है। ठीक है, आपके पास एक स्फेरिकल सेल लिया है, ठीक है, जिसपे चार्ज दिया हुआ है 10 नैनोकूलम, ठीक है, और एक रॉड दिया है जिसपे चार्ज पर यूनिट लेंथ 5 नैनोकूलम पर मीटर है। अब ये पॉइंट P और R के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बोला है, VR माइनस VP बोला है। तो भाई एक तो इसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस लिखना पड़ेगा और एक स्फेरिकल सेल के कारण लिखना पड़ेगा। तो इस वायर के कारण जो फील्ड आता है वो λ/2πε0r आता है। इसको dr से इंटीग्रेट कर दो, कहां से कहां? 0.5 से 2, ठीक है, और प्लस एक स्फेरिकल सेल के कारण भी पोटेंशियल आएगा, वो क्या आएगा? KQ/ यहां पे आएगा 2 और यहां पे कितना आएगा? -KQ/0.5 पे क्या 0.5 लिख दे? नहीं, सरफेस से सेंटर तक पोटेंशियल सेम आता है, तो यहां पे 1 लिखे। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये वाला जो है ये शायद 126 वोल्ट आएगा और ये जो है 45 वोल्ट आएगा। इन दोनों को जोड़िएगा तो 171 वोल्ट आ जाएगा टोटल। ठीक है, तो ये भी मॉडरेट कैटेगरी में था और इसका आंसर है 171। ठीक है, थोड़ा पानी पी लेते हैं दोस्त। Let's move on to the next question. Something from surface tension. Surface
टेंशन, ये भी मॉडरेट कैटेगरी में है। इसको देखते हैं, स्फेरिकल सोप बबल इनसाइड एन एयर चैम्बर एट प्रेशर इतना हैज सर्टेन रेडियस सो दैट द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द बबल इज इतना, एक्सेस प्रेशर इतना है। खास बात क्या है कि ये प्रेशर और इसको कंपेयर कीजिएगा तो डेल्टा पी इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू पी नॉट, ये आपको नोट करना था। देखिए 10 का पावर 5 144, ठीक है। नाउ द चैम्बर प्रेशर इज रिड्यूस टू 8 पी नॉट बाई 27। अब जो है चैम्बर का प्रेशर को घटा करके 8 पी नॉट बाई 27 कर दिया गया है, सो दैट द बबल रेडियस एंड इट्स एक्सेस प्रेशर चेंज इन दिस प्रोसेस ऑल द टेम्परेचर रिमेन्स अनचेंज। Assume air to be an ideal gas and the excess pressure delta P in both the case to be much smaller than the chamber pressure. The new excess pressure delta P in Pascal is, ठीक है। तो अब नया एक्सेस प्रेशर इन पास्कल पूछा गया। तो पहले तो ये देखते हैं कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस था, तो P नॉट इंटू वॉल्यूम P1 V1, यानी आइसोथर्मल है तो P इनिशियल V इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल V फाइनल होगा। तो P नॉट इंटू आर इनिशियल का क्यूब इज इक्वल टू P फाइनल इंटू आर फाइनल का क्यूब। अब आप बोलोगे कि सर चेंबर तो ऐसा है, आपने तो इसके अंदर का प्रेशर लिखना चाहिए था, आप तो बाहर का प्रेशर और अंदर का वॉल्यूम लिख रहे हो। वॉल्यूम में 4/3 पाई आर क्यूब आएगा, 4/3 दोनों साइड कट जाएगा, इसीलिए ऐसे लिख दिए हैं, ठीक है। तो इसीलिए ज्यादा पैनिक नहीं करना है कि क्या लिख दिए, 4/3 पाई कट जाएगा दोनों साइड। अब मैंने पी नॉट क्यों लिखा, पी नॉट प्लस डेल्टा पी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अंदर तो प्रेशर पी नॉट प्लस डेल्टा पी होगा, लेकिन अगर तुम देखो पी नॉट के कंपेरिजन में डेल्टा पी काफी छोटा है, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको अगर लिख दीजिएगा तो यहाँ पी नॉट हो गया इंटू आर इनिशियल का क्यूब इज इक्वल टू पी फाइनल को कितना लिखेंगे 8 पी नॉट बाई 27, ठीक है, इंटू आर फाइनल का क्यूब, ये हो गया। समझ में आई बात। तो एक ये चीज हो गया। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं, तो ये पी नॉट कट जाएगा, तो आर फाइनल इज इक्वल टू कितना हो रहा है 27/8 आर इनिशियल का क्यूब, और ये तो आर फाइनल इज इक्वल टू रू ले लो 3 × 9 = 27, 3/2 आर इनिशियल। तो आर फाइनल और आर इनिशियल में आपको डिफरेंस पता चल गया। अब एक्सेस प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, वो होता है भाई सोप बबल में एक्सेस प्रेशर जो होगा वो क्या होगा 4T/R इज इक्वल टू डेल्टा P होगा, ठीक है। तो आपको R इनिशियल जो है 4T, सरफेस टेंशन की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो 4T इज इक्वल टू डेल्टा P दैट इज 144 इंटू R इनिशियल, इसको कैपिटल R लिख दिए हैं, इसको अगर स्मॉल r ही रहने दो जो लिखा हुआ है। अरे ये सब डिलीट कर दिया मैंने, चलो इसको अनडू, ठीक है, पेन, ये इसको आर इनिशियल ऐसे रहने दो। तो यहाँ पे 144 आर इनिशियल आ जाएगा 40 की वैल्यू। अब देखो एक्सेस प्रेशर जो बाद में जो लिखना है वो क्या होगा डेल 4T/R फाइनल करना था, ठीक है। तो दैट इज 4T को क्या लिख सकते हैं 144 आर इनिशियल अपॉन आर फाइनल। आर फाइनल क्या है 3/2 आर इनिशियल, तो आर इनिशियल गया 3/2। तो पहले तो यहाँ पे 3 को काट देते हैं तो 3 4 × 12 और 3 8 × 24, और यहाँ पे काटते हैं तो 24। तो इसका आंसर मोस्टली 24 हो जाएगा, ठीक है। द आंसर हेयर शुड बी 24, ओके, आंसर विल बी 24। तो ये वाला भी कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब लेट्स मूव ऑन, वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। एक बार मैं आंसर इसका चेक कर लूं कि व्हाट वाज द आंसर दैट वी गॉट आंसर एज लेट मी चेक आंसर क्या था। आई बिलीव द आंसर दैट वी वुड हैव गॉट was 24 only. Question number, this was question number 13. So question number 8 9,
So 13, let me check. 13. Yes, the answer for this, the answer for this that we got is 96. So there is a mistake here, some calculation. What we have to calculate? The new excess pressure delta P in Pascal is, so here we have a mistake here. यहाँ पे एक्सेस प्रेशर की वैल्यू में मिस्टेक आई है, तो ये कितना हो रहा है? It should come 96. तो 40 we had calculated R initial और R final में relation was fine, 3 RI by 2, this is perfectly fine. 40 by R in R, 40 by R is delta P की वैल्यू 144 into RI 40, ये हो गया RI, तो 1, ये वैल्यूज तो परफेक्ट ही लग रहे हैं। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। 144 इंटू RI अपॉन 3 इंटू 2 बाई RI, तो RI गया 3। ओ वेट, सॉरी, ये जो 2 को भी मैंने काट दिया था, ये 48 2 ऊपर जाएगा, तो 3 4 12 एंड 3 8 जा 24, 2 इंटू 48 96। ये आप लोग देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, मैंने 48 को भी 2 से काट दिया था 24, तो यहाँ 96 होगा। सो दिस इज 96। सो दिस वाज इट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब अपने पास इज समथिंग फ्रॉम वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स से एक क्वेश्चन है, ठीक है, एंड दिस विल गो इन कैटेगरी मॉडरेट टू डिफिकल्ट के कैटेगरी में जाएगा, क्योंकि एक अच्छा सा सिचुएशन दिया है, थोड़ा क्रिएटिविटी है, जहां पे जो ओपनिंग है वो खुद सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा दिया हुआ है, उनका मीन डिस्टेंस ये दिया हुआ है जो सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट कर रहे हैं। तो मीन डिस्टेंस जो है उनके वैल्यूज की एक लिमिट है। आप देखो ये जो मीन डिस्टेंस है उसके वैल्यूज की लिमिट है, तो d जो है मिनिमम विल बी हाउ मच, 0.76 mm, and d maximum will be how much? d maximum will be 0.84 mm, ये होगा, ठीक है। ये हो गई बात। अब बोला है कि द एट्थ ब्राइट फ्रिंज अबोव द पॉइंट O oscillates with time between two extreme positions. The separation between these two extreme position in micrometer. See, very important. One of the students, good student, had marked the answer in meter and it's written in micrometer. So this can screw you. You should be very much careful. ठीक है, तो अब देखते हैं, ये अपने पास डाटा आ गया, तो अपने को पता है लैम्डा, ठीक है, लैम्डा डी, सॉरी, जो पाथ डिफरेंस होगा, कहीं यहाँ पे अगर आप जाते हैं और यहाँ पढ़ते हैं तो पाथ डिफरेंस विल बी डी साइन थीटा, ठीक है, एंड दैट शुड बी इक्वल टू एन लैम्डा फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इसको छोटे थीटा के लिए डी टैन थीटा लिख सकते हैं, तो डी इंटू वाई बाई डी। अब y क्या है? दिस इज योर y, d इंटू वाई बाई डी इज इक्वल टू एन लेमडा, इन दिस केस 8 लेमडा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 8 लेमडा अपॉन d को भी ऊपर ले जाओ, d की वैल्यू 1 है, ठीक है, ये हट ही गया है, स्मॉल d। अब इसकी दो वैल्यूज हैं, तो y के दो वैल्यूज आएंगे, y इज इक्वल टू, एक आएगा y1, ये आ जाएगा 8 लेमडा अपॉन, एक बार डाल दो 0.76, ठीक है, और y2 एक बार डाल दो 8 लेमडा अपॉन 0.84, ठीक है, और इसको देख लो तो ये कुछ 600 माइक्रोमीटर आंसर आता है। y1 माइनस y2 करोगे तो 600 माइक्रोमीटर में आंसर आएगा। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दिस,
कि 600 माइक्रोमीटर में आंसर है, और कभी कभी बच्चे जो हैं इसको माइक्रोमीटर नहीं मीटर में कर दिए तो वो स्ट्रगल करते रहेंगे, तो दे विल हैव टू स्ट्रगल विद दिस। ठीक है, तो आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट। ठीक है, इसके बाद जो है इसका एक नेक्स्ट पार्ट है इसी क्वेश्चन का, वो देख लेते हैं। तो वो क्या है देखते हैं। तो इसी में पूछा है द मैक्सिमम स्पीड इन माइक्रोमीटर एट विच द एट्थ ब्राइट फ्रिंज विल मूव। तो स्पीड क्या होगी, स्पीड y पहले देखते हैं। तो y कितना आया था भाई, y आया था 8 लैम्डा अपॉन d। अब d की वैल्यू कितनी थी, 0.8 प्लस 0.04 साइन ओमेगा t। ठीक है, ये आया था। अब स्पीड पूछना है तो स्पीड को क्या करेंगे, dy बाई dt कर देंगे। तो 8 लैम्डा, तो ठीक है, जब इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 8 लैम्डा का जो पार्ट में डिफरेंशिएशन आएगा वो वाला टर्म तो जीरो हो गया। तो अब इसका डिफरेंशिएशन आएगा तो यहाँ पे क्या हो गया, 0.04 ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और नीचे में क्या हो गया 0.8 प्लस 0.04 साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर, ये बच गया। अब देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम वेलोसिटी, द मैक्सिमम स्पीड पूछा है ना। तो बहुत सुंदर सा एक्सप्रेशन आया, ऊपर ओमेगा टी है नीचे साइन ओमेगा टी है। तो न्यूमरेटर को अपने को बड़ा करना है, डिनोमिनेटर को छोटा करना है। तो ओमेगा टी की वैल्यू कितनी हो जाए, अगर जीरो हो जाए, नहीं हाँ जीरो हो जाए तो अपना काम हो जाएगा। तो एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा मैक्सिमम का, मैक्सिमम का एक्सप्रेशन आ जाएगा 8 लैम्डा, ठीक है, 0.4 ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू दे रखी है 0.08। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करना है अपने को बस, और यहाँ हो गया 0.8 और साइन ओमेगा टी सबसे छोटा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए तो ये परहैप्स यू गेट 24, आई रिमेम्बर 24, ठीक है, माइक्रोमीटर per second. Again you have to be careful with this. ठीक है, I am getting disappointed with after seeing these number because one of a very good student ने इसको मीटर पर सेकंड में निकाला और पिछले वाले को भी मीटर पर सेकंड में। तो आप लोग इसको अवॉइड कीजिएगा। तो ये दोनों जो है मॉडरेट टू डिफिकल्ट कैटेगरी में जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा इनोवेशन था। जनरली जो कन्वेंशनल प्रॉब्लम करते हैं उसमें स्लिट ऑसिलेट वॉसिलेट नहीं करता है, लेकिन थोड़ी सी क्रिटिकल थिंकिंग would have easily got you this problem. Next, now there is something which involves SHM collision and everything. ठीक है, तो क्या है कि पैसे दिया हुआ है, ये ऑसिलेट कर रहा है, इसमें एक अच्छा सा इंफॉर्मेशन दिया है कि ये जो वैल्यू है वो 2a से बड़ा है, कि आपस में ये टक्कर नहीं करेंगे। यहाँ से जो बॉल आ रहा है उसकी वेलोसिटी फिक्स दे रखी है a ओमेगा बाई 2, ये इधर आएगा। अब क्या है कि ये इलास्टिक कोलिजन करेगा। पहले केस में बोला है कि इलास्टिक कोलिजन t इक्वल टू 0 पे। तो पहले तो ये देखो, ये जो है पोजीशन का एक्सप्रेशन है, ठीक है, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन नहीं है। तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, इट विल कम ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी आ जाएगा। ठीक है, अब जब आप t इक्वल टू 0 डाल रहे हो, t इक्वल टू 0 पे बोला है, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, t इक्वल टू 0 डालोगे तो वेलोसिटी विल बी ए ओमेगा। तो यानी आप समझिए कि आप जो इनिशियल वेलोसिटी है इसकी इधर है ए ओमेगा, इसकी इधर है ए ओमेगा, और ये आ रहा है ए ओमेगा बाई 2 से, और इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। तो अब जो नया सिचुएशन बनेगा, ठीक है, उसमें ये वाला तो एज इट इज रह जाएगा क्योंकि स्प्रिंग फोर्स डज नॉट चेंज इंस्टेंटली। अब ये वाला एक्सचेंज करेगा क्योंकि इलास्टिक कोलिजन था, तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी ए ओमेगा बाई 2, और ये वाले भाई साहब जो हैं, ये वाले भाई साहब ये चल जाएंगे इधर ए ओमेगा से। ठीक है, अब बोला है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकलता है, m इंटू ए ओमेगा बाई 2 प्लस m ए ओमेगा अपॉन 2m कर दिए, तो ये m गया, तो ये हो गया 3 ए ओमेगा बाई 4, ये हो गया v COM। अब क्या बोला है आपको, किसकी वैल्यू, v COM अपॉन ए ओमेगा। तो v COM अपॉन ए ओमेगा की वैल्यू इज प्रिटी इजी, ये हो जाएगा आपका 3/4, दैट इज इक्वल टू 0.75। तो इसका आंसर होगा यहाँ आंसर 0.75। तो ये जो है इसको SHM प्लस
कोलिजन थोड़ा मिक्स्ड प्रॉब्लम है, ठीक है, तो इस कैटेगरी में लोगे। और इसको डिफिकल्ट में मैं इसलिए रख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि आगे वाला पार्ट थोड़ा ज्यादा बेटर है, वहां एक कैच था, तो इसीलिए मैं इसको डिफिकल्ट में डाल दे रहा हूं, ठीक है। तो ये वाला पहला पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट जो है इसका पार्ट वो देखते हैं। तो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। इफ द कोलिजन अकर्स एट टाइम t इज इक्वल टू दिस, ठीक है, देन वैल्यू ऑफ 4b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो जब इस टाइम पे कोलिजन होगा तो फिर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या था भाई, a ओमेगा cos ओमेगा t, ठीक है। तो जब आप cos ओमेगा t की वैल्यू डाल रहे हो तो वेलोसिटी क्या आ रहा है, a ओमेगा cos और ओमेगा इंटू पाई बाई 2 ओमेगा, ठीक है। तो वेलोसिटी जीरो, ओ वेलोसिटी जीरो। बच्चे जो है वेलोसिटी जीरो ले रहे हैं, उसके बाद मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि ये सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट कर रहा था। तो जब वेलोसिटी जीरो होगा तो इनिशियली एक्सट्रीम पोजीशन है, इनिशियली एक्सट्रीम पोजीशन है भाई। तो इनिशियली एनर्जी इज स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, एनर्जी इज स्टोर्ड इन द स्प्रिंग इनिशियली, ठीक है, ये नहीं गलती करना है, एनर्जी इज स्टोर्ड इन स्प्रिंग इनिशियली, ये वाला बच्चे गलती कर रहे हैं, ठीक है, एनर्जी इज स्टोर्ड इन द स्प्रिंग इनिशियली। अब हम ये देखते हैं कि अब करना क्या है। ये तो आ रहा है भाई ए ओमेगा बाई 2, ये हमेशा जिंदगी भर ए ओमेगा बाई 2 से ही मूव, जिंदगी भर मतलब कि जब भी हर केसेज में ए ओमेगा बाई 2 से ही कोलिजन कर रहा है, उसके बाद टक्कर करके ये वापस आएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसका टक्कर कराते हैं। तो ये तो रेस्ट में पड़ा हुआ था, तो इसके पास आ जाएगा कोलिजन के बाद इधर वेलोसिटी ए ओमेगा बाई 2, ठीक है भाई, ए ओमेगा बाई 2 आया। अब अपने को क्या बोलना है कि 4b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी। अब यार b क्या है, b वो एम्पलीट्यूड है जिसे टक्कर के बाद ये ऑसिलेट कर रहा है, ए क्या था, जो टक्कर से पहले जिससे ये ऑसिलेट कर रहा था उसकी एम्पलीट्यूड थी। तो पहले तो अब ये समझते हैं कि मैक्सिमम इसका कंप्रेशन या इलोंगेशन कब होगा, जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। तो पहले तो देखते हैं कि इसकी इनिशियल मोमेंटम क्या है। टक्कर के जस्ट बाद इसकी मोमेंटम है m a ओमेगा बाई 2, दैट शुड बी इक्वल टू 2m v नॉट, जो दोनों की कॉमन वेलोसिटी होगी तब मैक्सिमम इलोंगेशन या कंप्रेशन पे होगा। तो m कैंसिल हो गया, तो v नॉट इज इक्वल टू a ओमेगा बाई 4, v नॉट की वैल्यू आ गई a ओमेगा बाई 4। तो कब दोनों साइमल्टेनियसली सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे, पता नहीं कब, लेकिन जब मूव करेंगे तो दोनों की वेलोसिटी ए ओमेगा बाई 4 होनी है। अब थोड़ा एनर्जी का एक्सप्रेशन अगर मैं लिखूं तो इनिशियल एनर्जी जो है वो पहले तो स्प्रिंग मैक्सिमम इलोंगेशन पे है, तो हाफ के 2a, क्यों, क्योंकि दोनों मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे होंगे, तो हाफ के 2a का स्क्वायर, ये तो स्प्रिंग की एनर्जी हो गई भाई। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, हाफ m, और इसका जो है ए ओमेगा बाई 2 का स्क्वायर, तो ये भाई इनिशियल एनर्जी हो गई है, ठीक है। अब फाइनल एनर्जी क्या होगी, तो कुछ हाफ के 2b का स्क्वायर, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखोगे दोस्त, 2 टाइम्स ऑफ हाफ m v को क्या लिखेंगे भाई, ए ओमेगा बाई 4, ए ओमेगा बाई 4 का स्क्वायर, ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब के आया हुआ है, एक टर्म है जो अपने को तंग कर रहा है, तो ये टू बॉडी ऑसिलेटर है, रिड्यूस्ड मास के कॉन्सेप्ट से के की ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 2k बाई m, तो इसको स्क्वायर कर लो तो ओमेगा स्क्वायर m बाई 2 इज इक्वल टू k, ये वैल्यू आ गया, ओमेगा स्क्वायर m बाई 2 इज इक्वल टू k। अब ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो यहां आया हाफ इंटू ओमेगा स्क्वायर m बाई 2 इंटू 4a स्क्वायर, ठीक है, और ये लिखते हैं हाफ m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 4, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो रहा है हाफ इंटू के ओमेगा स्क्वायर m बाई 2 इंटू 4b स्क्वायर, ठीक है। अब इसको जब और प्लस में लिखें तो ये कितना हो जाएगा,
ये कट जाएगा और ये हो जाएगा तुम्हारे पास m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 16। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको रीअरेंज करना है अपने को, तो काट लें, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हटाएं, नहीं नहीं नहीं, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर नहीं हटेगा भाई, तो इसको अभी रहने देते हैं। तो पहले तो इधर ले आते हैं इस एक्सप्रेशन को, तो इस एक्सप्रेशन को यहाँ लेके आते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 4 गया, तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर एम इंटू ए स्क्वायर, 4 तो कट गया। ठीक है, और यहाँ हो रहा है एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर बाई 8, और वो उधर से माइनस आ जाएगा, तो एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 16, ठीक है, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर बी स्क्वायर, 4 कट गया, ये ऐसे ही छोड़ देते। तो यहाँ तो हो गया, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये एम ओमेगा स्क्वायर, ये मैं नेक्स्ट पेज में मैं जाना नहीं चाहता हूँ, मैं यहीं लिख देता हूँ, क्योंकि फिर नेक्स्ट पेज में जाएंगे तो डाटा यहाँ से फिर मेरे को लेना पड़ेगा। तो अगर मैं लिखूँ तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर एम ए स्क्वायर, और ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आया। तो ये एम ओमेगा स्क्वायर पहले तो निपटा देते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 17 ए स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अपने को क्या निकालना है, 4b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ना, तो इसको ए स्क्वायर को तो इधर ले आते हैं, तो अपने पास दिस इंप्लाइज क्या हो गया, 4b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, देखो 4 से मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 17 बट्टा 4 से मल्टीप्लाई करोगे इधर तो 17 बट्टा 4, ये हो जाएगा 17/4, 17/4 विल बी 4.25, तो दिस विल बी 4.25। ओके, तो ये था, थोड़ा कैलकुलेशन था इसमें, इनिशियली जो है एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो इनिशियल में एनर्जी होगी, उसका ध्यान रखना था। तो आई होप यू पीपल एंजॉयड द डिस्कशन एंड यू पीपल वुड हैव लर्नड। जे इज डन, बिट्स का एक और पेपर है, ठीक है, तो वो भी अच्छा करो। जेई में आई होप मोस्ट ऑफ यू वुड हैव डन वेरी गुड। थैंक यू, थैंक यू।